गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ सुमांशु। और आज मैं आप लोगों को IBPS PO प्रीलिम्स का शिफ्ट 4 का सेल्फ गिवन एनालिसिस देने जा रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस भी शेयर करूँगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको मालूम चल जाए क्या क्या पूछा गया था और क्या क्या क्वेश्चंस आप आगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये वीडियो आपको आने वाले 10th और 11th अक्टूबर को IBPS PO प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में ज़रूर मदद करेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो देरी किस बात की है, आइए चलिए शुरू करते हैं। ओवरऑल लेवल की मैं बात करूं अगर पेपर की, तो पेपर मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट साइड पे था। ठीक है, मैंने पूरे डे का एनालिसिस किया और चारों शिफ्ट्स को देखा तो उसमें कहा यही जा रहा है कि शिफ्ट 4 सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट थी। ठीक है, और शिफ्ट 2 को भी हार्ड ही बताया गया है। ठीक है, तो ओवरऑल दिन की ही बात करूं मैं तो फर्स्ट और थर्ड भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो हार्ड होगी ही। तो ओवरऑल जो पेपर आ रहा है IBPS PO का, वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट साइड पे ही आ रहा है। ठीक है, मेरे टोटल अटेम्प्ट्स 63 रहे हैं, जिसमें मैंने इंग्लिश में 28 करें आउट ऑफ 30, देन क्वांट्स में मैंने 16 करे हैं आउट ऑफ 35 और रीजनिंग में मैंने 19 करे हैं आउट ऑफ 35। लेकिन अगर किसी इंसान ने 55 प्लस भी करे हैं तो ये एक गुड अटेम्प्ट्स की कैटेगरी में ज़रूर आता है। तो अगर आपने 55 अटेम्प्ट्स प्लस अटेम्प्ट्स करें विद एक्यूरेसी तो आप डेफिनेटली मेंस की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या सेक्शन में पूछा गया है। यह एनालिसिस आपको 10th और 11th के एग्जाम के लिए बहुत हेल्प करेगा। तो अगर कोई किसी आपके फ्रेंड का या किसी नोन का 10th और 11th को IBPS प्रीलिम्स है तो उसको ये एनालिसिस ज़रूर दिखाना, उसको ये बहुत हेल्प करेगा। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक एनालिसिस पहुँच सके। ठीक है, शुरुआत करते हैं किस किस सेक्शन में क्या क्या पूछा गया, आइए देखते हैं। शुरुआत में फर्स्ट सेक्शन इंग्लिश खोला। ठीक है, इंग्लिश मैं कहूँगा ईजी टू मॉडरेट साइड पर था। ठीक है, सबसे तीनों में से अगर सबसे ईजीएस्ट सेक्शन था तो वो इंग्लिश था। ठीक है, मतलब इंग्लिश में कोई अगर किसी का नॉर्मल भी अगर हैबिट है तो वो 20 प्लस आराम से, नॉर्मल रीडिंग भी अगर किसी की है ना हैबिट, तो वो 20 प्लस आसानी से अटेम्प्ट कर सकता था। ठीक है, एक मन में बहुत लोगों के आ रहा होगा थॉट कि जो इंटरफेस था वो जैसे RRBP और क्लर्क में था कि आपके लोकल लैंग्वेज एज वेल एज इंग्लिश के अंदर गिवन था, तो वो इंटरफेस का प्रॉब्लम अब रिजॉल्व हो चुका है। अभी पुराने पैटर्न पर ही दिया गया है जिसमें आप लैंग्वेज ऑप्शन चूज़ करते हैं, तो उसकी दिक्कत नहीं है कि आपकी स्पीड हैम्पर होगी, वो वाला नाटक खत्म हो चुका है। ठीक है, अब इंग्लिश में आया क्या क्या है आइए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन था। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के ऊपर 10 क्वेश्चंस थे और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर था कि कैसे डिजिटल मार्केट के अंदर जॉब क्रिएशन होती है और डिजिटल मार्केट कैसे बढ़ रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसमें क्या रोल है, इसके ऊपर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के 10 क्वेश्चंस थे। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। आगे था इसके अंदर सेंटेंस रीअरेंजमेंट। ठीक है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट आया था ग्रीन बॉन्ड्स के ऊपर, ग्रीन बॉन्ड्स इशुएंस के ऊपर आया था, जिसके अंदर मेरा फर्स्ट सेंटेंस ई बना था और लास्ट सेंटेंस ए बना था। तो टोटल जो मेरा रीअरेंजमेंट बना था वो ECDBA बना था। अगर आप लोगों का भी यही बना था या कुछ अलग बना था तो मुझे ज़रूर मेंशन करें कमेंट सेक्शन में। ठीक है, 5 क्वेश्चन फ्रेज रिप्लेसमेंट थे। अब फ्रेज रिप्लेसमेंट क्या होता है, जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए खास है कि आपको एक सेंटेंस गिवन होगा, उसमें एक पार्ट बोल्ड में मेंशनड होगा। ठीक है, उस बोल्ड पार्ट मेंशन में या तो वो फ्रेजल वर्ब गिवन होगी या फिर एक नॉर्मल सेंटेंस होगा, उसको आपको रिप्लेस करना है। और अगर आपको लगता है उसका यूजेज सही हुआ है तो आप नो एरर मार्क करेंगे या नो करेक्शन मार्क करेंगे। तो वो क्योंकि वो जो रिप्लेस करने से वो फिर कंटेक्चुअली और ग्रामेटिकली करेक्ट बनना चाहिए। तो ये क्वेश्चंस 5 आए थे, ये इजी लेवल के थे। आसानी से अगर किसी ने नॉर्मल रीडिंग बुक्स भी अगर पढ़ी होंगी तो वो अटेम्प्ट कर सकता आसानी से। ठीक है, एरर स्पॉटिंग आए 5 क्वेश्चंस, ईजियर साइड पे ही कहूँगा मैं, काफ़ी ईजी क्वेश्चन थे। एरर स्पॉटिंग है, ज़्यादा देर मतलब ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं थे, तो आसानी से आप आगे बढ़ सकते हैं। फिर 5 क्वेश्चंस थे वर्ड इंटरचेंज के। अभी वर्ड इंटरचेंज क्या होता है, आपको एक सेंटेंस गिवन होगा, उस सेंटेंस के अंदर आपको 4 पार्ट्स बोल्ड में मार्क्ड होंगे। आपको नीचे 5 ऑप्शंस गिवन होंगे कि कौन सा ऐसा पेयर है जिसको आप रिप्लेस करें। सपोज ए या डी है तो आप ए या डी को रिप्लेस करेंगे ताकि वो ग्रामेटिकली और कंटेक्चुअली करेक्ट बना दे सेंटेंस को। ए में जो बोल्ड में मार्क्ड है उसको रिप्लेस कर दे डी से, और डी की जगह आप ए को रीड कर लें तो कंटेक्चुअली और ग्रामेटिकली वो सेंटेंस करेक्ट बनता है। अगर आपको लगता है किसी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं है तो आप नो एरर भी या नो करेक्शन भी मार्क कर सकते हैं। और उसके अंदर कुछ ऑप्शंस के अंदर ऐसा भी था कि दो दो पेयर्स गिवन थे कि A एंड D और कॉमा फिर B और C, ऐसे 2 गिवन थे। ठीक है, तो बड़ा आराम से कुछ कुछ जगहों पे आपको अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से अंडरस्टैंड करके फिर ही मार्क करना है।
पीओ का पेपर में ज़्यादा अटैम्प्ट करना मैटर नहीं करता है, एक्यूरेसी ज़्यादा मैटर करती है, और वो तो किसी भी पेपर में एक्यूरेसी ही अच्छा रोल या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। तो वर्ड इंटरचेंज के 5 क्वेश्चंस थे। फिर उसके बाद वोकैब के कुछ क्वेश्चंस जो मुझे याद रहे मैं लिख के लाया हूँ आप लोगों के लिए। एक तो था वेरियांस। अब वेरियांस कैसे था कि द वेरियांस ऑफ द जॉब टेंडेंसी इज कंटिन्यूसली चेंजिंग। तो जो वो जॉब का जो वेरिएंस है वो बदलता हुआ जा रहा है, तो वो चेंजिंग के सेंस में था। इसका सिनोनिम पूछा था तो बहुत ही आसान था, आप आसानी से मार्क कर सकते हैं। दूसरा वर्ड था पेस। पेस का क्या मतलब होता है? स्पीड। तो कोई इकोनॉमी कितनी पेस से बढ़ रही है, तो उसका एक ऑप्शन गिवन था रेट, तो रेट इसका सही आंसर था। और भी एक क्वेश्चन और था वोकैब का जो मैं रिमाइंड नहीं कर पाया, अदरवाइज मैं यहाँ पे जरूर मेंशन करता। शायद 3 क्वेश्चन वोकैब के ऊपर पूछे गए थे, ठीक है। ओवरऑल अगर मैं अटेम्प्ट्स की बात करूँ, गुड अटेम्प्ट्स की, तो गुड अटेम्प्ट्स 20+ एनी डे कोई भी बना सकता था। तीनों सेक्शन में सबसे ईजिएस्ट इंग्लिश ही था, तो इंग्लिश में जिसने मैक्सिमम से मैक्सिमम विद एक्यूरेसी स्कोर किया होगा उसको बहुत हेल्प मिली होगी, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या सेक्शन खुला। आगे नेक्स्ट सेक्शन आपका क्वांट्स खुला। क्वांट्स मैं मानूंगा तीनों सेक्शन में सबसे डिफिकल्ट सेक्शन था, ठीक है। ये मॉडरेट और कैलकुलेटिव था, ठीक है। DI 10 क्वेश्चन आए थे। इसमें एक लाइन ग्राफ का पजल, एक लाइन ग्राफ का था, सॉरी, लाइन ग्राफ का इसमें DI आया। इसमें क्या था, एक दो लाइंस गिवन थी, ठीक है, 2 लाइंस बन ड्रॉ हो रखी थी, जिसमें एक लाइन तो थी टोटल एम्प्लॉयज़ की, जिसमें कॉन्ट्रैक्टेड एम्प्लॉयज़ और रेगुलर एम्प्लॉयज़ गिवन थे, और एक लाइन में गिवन था रेगुलर एम्प्लॉयज़, तो कॉन्ट्रैक्टेड एम्प्लॉयज़ गिवन था, सॉरी। तो आपको रेगुलर एम्प्लॉयज़ फाइंड करने थे, और उसके ऊपर बहुत सारे लोग सोचते हैं क्वेश्चन ईजी आएंगे, लेकिन नहीं, इस बार IBPS ने डेफिनेटली मेरे को तो सरप्राइज किया, क्योंकि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में क्वेश्चंस काफ़ी ट्रिकी थे और काफ़ी कैलकुलेटिव थे, ठीक है। अब उसके अंदर रेशोज़ निकालने वाले को निकाल दिया कि अगर इसमें से रेगुलर एम्प्लॉयज़ में से 54 अगर फीमेल्स हैं और डी वाली कंपनी में 108 फीमेल्स हैं, तो मेल्स का टोटल और उनका कितना परसेंट है टोटल के, ऐसे टाइप्स में कुछ काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चंस दिए गए थे। एक क्वेश्चन एवरेज का गिवन था इसके अंदर, जिसमें 1200/3 और 400 बनाता है एवरेज इसके अंदर। तो एक लाइन ग्राफ के ऊपर DI आई थी, एक DI आई थी, एक आई थी DI, टेबुलर DI थी। इसके अंदर आपको टोटल एम्प्लॉयज़ का एक कॉलम गिवन था, उसके अंदर आपको टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ गिवन थे। फिर एक कॉलम गिवन था परसेंटेज ऑफ फीमेल्स आउट ऑफ टोटल एम्प्लॉयज़, तो वो परसेंटेज थी, सपोज जैसे किसी कंपनी में 100 एम्प्लॉयज़ हैं तो उसके 40% महिलाएं हैं या फीमेल्स हैं, तो 40 हो गई फीमेल्स एंड 60 आर पुरुष या फिर मेल्स, तो ये रेशो निकल जाता था, ठीक है। 2:3 का रेशो आ गया फीमेल्स और मेल्स का। अब उसके अलावा एक कॉलम और गिवन था, उस कॉलम में गिवन था कि आउट ऑफ द टोटल कितने लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं। परसेंटेज में गिवन नहीं था, ये नंबर्स में गिवन था, ठीक है। 45, 25, 35 ऐसे गिवन था। सपोज अगर 100 है तो 100 में से 45 के पास पोस्ट ग्रेजुएट है, डिग्री है, तो 55 के पास नहीं है। एंड देन क्वेश्चंस पूछे गए थे नॉन अंडर ग्रेजुएट या नॉन ग्रेजुएट के कितने परसेंट है, ऐसे करके एक DI गिवन थी। तो ये भी हल्की कैलकुलेटिव जरूर थी, आपको अपनी कैलकुलेशन स्पीड डेफिनेटली फास्ट रखनी थी। तो मॉडरेट टू ट्रिकी इसलिए ही बोला है मैंने कि कैलकुलेटिव पेपर बहुत ज़्यादा था, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन DI के आए थे, 5 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेशन के थे। 5 में से 4 क्वेश्चन आप आराम से बना सकते थे। एक क्वेश्चन रूट 15 का आया होगा, अगर जिनका शिफ्ट 4 में होगा मुझे ज़रूर बताना कि वो रूट 15 वाला क्वेश्चन आपसे सॉल्व हुआ क्या, क्योंकि वो हल्का कैलकुलेटिव ज़रूर था, तो मैंने उसको स्किप करा क्वेश्चन को, ठीक है। कि x की वैल्यू फाइंड करनी थी और लेफ्ट साइड में आपको रूट 15 गिवन था इज इक्वल्स टू x माइनस 15 का स्क्वायर या 15 ऐसे कुछ गिवन था, ठीक है। ये क्वेश्चन गिवन था, तो एक ये क्वेश्चन था, ये मैंने स्किप करा। तो अप्रॉक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन थे, इसमें से 4 आप आसानी से बना सकते थे। फिर आए 5 क्वेश्चन रॉन्ग सीरीज़ के। रॉन्ग सीरीज़ मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग थी और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थी, लॉजिक पकड़ना आसान नहीं था। तो किसी ने अगर 3 क्वेश्चन भी बना लिए होंगे तो वो सेफर साइड पे ही रहा होगा, और किसी ने स्किप कर दिया तो उसके पास अर्थमेटिक करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बच रहा था, मतलब ये था, ठीक है। मतलब पेपर काफ़ी ज़्यादा लेंदी था। फिर केसलेट आया था, केसलेट मैं देख ही नहीं पाया क्योंकि पेपर इतना लेंदी था, तो उसको मैंने एज इट स्किप कर दिया। बट हाँ, इतना मुझे याद है केसलेट 3 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, और बचे हुए सारे क्वेश्चन अर्थमेटिक के थे। अर्थमेटिक के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस, SICI, एजेस, पार्टनरशिप और ये सारे जितने भी टॉपिक्स हैं ये सबके ऊपर क्वेश्चंस थे, ठीक है। ये 12 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। अब पता नहीं अर्थमेटिक का लेवल क्या था, अगर मुझे अटेम्प्ट किया होता तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के पास क्वेश्चंस लेके आता, ठीक है। तो अर्थमेटिक के टोटल 12 क्वेश्चन थे, ठीक है। गुड अटेम्प्ट्स की अगर मैं बात करूँ इस सेक्शन में, अगर किसी ने भी 15+ किए हैं तो वो सेफ साइड पे ही मानूंगा मैं उसको, ठीक है। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पूछी, ठीक है, ना मिसिंग सीरीज दी, ना कोई ऐसा इजी अप्रोक्सीमेशन दिया, या फिर मतलब कुछ करने ऐसा नहीं आया कि आप फ्री में नंबर बट रहे थे, ऐसा वाला सिस्टम नहीं था। पेपर मॉडरेट साइड पर ही था, ठीक है। ये क्वांट्स में पूछा गया। फिर उसके बाद लास्ट सेक्शन खुला रीजनिंग। रीजनिंग भी मैं कहूँगा मॉडरेट टू ट्रिकी साइड पे ही थी, ठीक है। एक दो चीज़ें, कुछ चीज़ें तो ऑब्वियसली आसान आती हैं, लेकिन सरप्राइजिंग बात क्या थी कि ना आज डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पूछा, ना ब्लड रिलेशंस पूछा,
ना इनइक्वलिटीज़ पूछी। ये तीनों टॉपिक्स मिसिंग थे रीजनिंग में से। आया क्या है, सिर्फ पजल्स, स्लॉग्स, कोडिंग डिकोडिंग और मिसलेनियस। बस ये 4 टॉपिक्स के अंदर पूरी रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस फिनिश कर दिए। तो ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग था, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एटलीस्ट ब्लड रिलेशन या डायरेक्शन डिस्टेंस में से एक तो आएगा ही, वो भी नहीं आया और सारी पजल्स भर दी। ठीक है, स्लॉग्स के 5 क्वेश्चंस थे, बहुत ईजी थे। सम वाले क्वेश्चन आए थे और क्या बोलते हैं फ्यू वाले क्वेश्चंस थे, पॉसिबिलिटी के केसेस थे, तो आसानी से आप बना बनाकर सॉल्व कर सकते थे, ज़्यादा देर टाइम टेकिंग नहीं थे, ईजी थे। फिर 5 क्वेश्चन थे चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग जो आती है बेसिक। ठीक है, हल्की सी मतलब फटाफट से आपको डिकोड करने में समय जितना लगता है, मतलब लाइक 2-3 मिनट, 2 ढाई 3 मिनट, उसके अंदर आप 5 क्वेश्चन आराम से बना सकते थे। ठीक है, ये ईजी पार्ट था। फिर आए मिसलीनियस क्वेश्चंस। मिसलीनियस में एक क्वेश्चन था नंबर बेस्ड। इस नंबर बेस्ड के अंदर था कि एक नंबर गिवन था आपको, जैसे 6, 7, 5, 3, 4, 9, 2। अब इसमें गिवन था कि अगर जो इवन नंबर है उसमें से आप 2 सब्ट्रैक्ट कर दें और ऑड नंबर में से आप 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ऐसे कितने नंबर्स बनेंगे जो रीअरेंजमेंट के बाद बनेंगे, वो ऐसे कितने नंबर्स बनेंगे जो रिपीट नहीं हो रहे। तो इसका आंसर आया था मेरा ओनली 8, मुझे अच्छे से याद है। ठीक है, क्योंकि 8, 6, 6, 4, 4, 0 ऐसा कुछ नंबर्स आए थे 2 बारी। सिर्फ एक 8 था जो इकलौता एक बार ही आया था। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन था, मैं वापस रिपीट करता हूँ। एक नंबर गिवन था, ठीक है, 6, 5, 4, 3, 9, 2, 8, 5 ऐसे करके कुछ एक नंबर गिवन था। इसमें बोला गया था कि ऑड में से अगर आप 1 सब्ट्रैक्ट करें और इवन में से आप 2 सब्ट्रैक्ट करें, तो ऐसे जो कितने नंबर होंगे जो वापस रिपीट नहीं हो रहे, ये मेंशन किया गया था। नहीं, नेगेटिव क्वेश्चन पूछा था, तो ओनली 8 इसका आंसर था। ठीक है, फिर एक वर्ड आया था इनएक्सोरेबल। इसका 2nd, 3rd, 6th और 9th लेटर से एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना था, तो ये निकल कर आए थे LERN। ठीक है, तो कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा था। एक स्टूडेंट किसी के मन में आया होगा लर्न बन रहा है, तो लर्न की स्पेलिंग LEARN होती है। ठीक है, तो लर्न नहीं बन रहा था, LERN बन रहा था। तो LERN से कोई वर्ड ऐसा मीनिंगफुल बन नहीं रहा था, तो इसका आंसर वाई था। नो, मतलब जिसका जिसका वाई आएगा उसका मतलब कि नो सच मीनिंगफुल वर्ड कैन बी फाउंड। ठीक है, फिर एक वर्ड था प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के अंदर पता करना था कि लेफ्ट से राइट में कितने वर्ड्स हैं अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी। तो ये मेरे 3 पेयर्स बने थे। अगर आप लोगों के भी 3 पेयर्स बने थे तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। फिर आते हैं लास्ट टॉपिक जो था, वो था पजल और सेटिंग अरेंजमेंट। इसके 22 क्वेश्चंस पूछे। पजल्स के अंदर क्या क्या आया, पहले तो थी फ्लैट बेस पजल्स, शायद से 8 to 10% थे, और फ्लैट ए और फ्लैट बी के अंदर आपको उन्हें जमाना था। ये मैं पजल देख ही नहीं पाया। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ कि हल्की मॉडरेट और ट्रिकी थी। शायद मेरा क्वेश्चन पिकिंग रॉन्ग हो गया हो, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट हाँ, ये मैं पजल देख नहीं पाया। फिर एक थी लीनियर अरेंजमेंट, ये मैं पजल कर ही रहा था कि टाइम अप हो गया, और मतलब ये भी पजल बनाने से रह गई मेरी, अदरवाइज ये बन जाती। ये ईजी पजल थी, 6 पर्सन थे, आपको उनको जमाना था 6 पर्सन को। ऑल फेसिंग नॉर्थ था। ठीक है, और इसके अलावा उनका वेट्स भी गिवन थे कुछ, तो उस वेट्स को आपको जमाना था अलॉन्ग विद 6 पर्सन। तो 2 वेरिएबल पजल थी, बट ईजी थी, आप कर सकते थे। इसका पहला स्टेटमेंट भी था कुछ कि एम इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम एन एक्सट्रीम एंड, फिर एम और पी के बीच में 2 जने हैं, एम के सेकंड राइट पे पी बैठा है, ऐसे करके आप जमाते जाएंगे तो ईजी थी। ठीक है, फिर थी स्क्वायर टेबल पजल, 8 पर्सन की थी ये। ठीक है, इसमें कॉर्नर्स वाले सेंटर की तरफ देख रहे थे, मिडिल वाले आउटसाइड की तरफ देख रहे थे। आप पढ़ते जाइए, बनाते जाइए, 2 कंडीशन के अंदर आसानी से बन गया था। ठीक है, फिर एक बॉक्स बेस्ड पजल थी, इसमें 9 बॉक्सेस जमाने थे। ये मैं मानता हूँ शायद से बहुत ट्रिकी पजल थी, क्योंकि मैंने ट्राई किया था इसको। इसके अंदर 3 स्टेटमेंट ऐसे गिवन थे जो बैक टू बैक गिवन थे। बैक टू बैक से मतलब क्या है कि एफ के ऊपर उतने ही हैं जितने ई के नीचे हैं, एक स्टेटमेंट ऐसा था। ठीक है, फिर था एफ और एच के, जैसे फॉर एग्जांपल एफ और एच के ऊपर उतने ही हैं जितने जी और एच के नीचे हैं, एक ये स्टेटमेंट गिवन था, और ऐसा ही एक और स्टेटमेंट गिवन था। ऐसे 3 स्टेटमेंट गिवन थे, उसके अलावा कुछ कंडीशन थी। भले ही ये 4 लाइन की पजल थी, दिखने में लग रहा था काफ़ी ईजी है, बट ये थी नहीं, मैं ऐसा मानता हूँ। अगर आप लोगों की बनी हो ये पजल, या जो भी आप लोगों के अटेम्प्ट्स रहे हैं या पजल बनी है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एक पजल लास्ट था, वो 3 क्वेश्चंस की आई थी। वो थी जार को आपको 6 जार्स को अरेंज करना था अकॉर्डिंग टू देयर वेट्स। ठीक है, तो उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस है ना ऐसे थे, मेरे को ऐसा फील हुआ ट्रिकी थे, कि जैसे एफ प्लस डी का अगर केजीज में अगर वेट इतना है, और एफ और जी और डी का इतना है, तो 3rd पर्सन का पूछा गया था। मतलब काफ़ी कैलकुलेटिव था। इवन इफ आपका अगर बन जाएगा पजल, तो उसके बाद भी आपसे क्वेश्चंस काफ़ी ट्रिकी पूछे गए थे। तो ये 3 क्वेश्चन थे, यहाँ मैंने थोड़ा सा टाइम ज़्यादा स्पेंड करा। ठीक है, तो इस वजह से शायद से मेरे कुछ अटैम्प्ट्स भी कम बने। बट अगर ओवरऑल अटैम्प्ट की बात करूँ, किसी ने अगर 15+ करे हैं विद एक्यूरेसी, तो ये अच्छे अटैम्प्ट्स मानता हूँ। ठीक है, ओवरऑल मतलब रीजनिंग वॉज मॉडरेट
थी और ट्रिकी साइड पर थी, ठीक है। बहुत लोगों ने 20+ भी किए होंगे, 25 भी किए होंगे अराउंड, ठीक है। बट मैं मानता हूँ हाँ 35 आउट ऑफ 35 जैसा बनाने लायक पेपर नहीं था, मैं ऐसा बिलीव करता हूँ। बट अगर किसी ने करे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। तो ये कुछ पेपर का एनालिसिस था, ठीक है। ओवरऑल मैं आपको बोलूँगा, आप किसी क्वेश्चन में ज़्यादा अगर आपको फाइनल मैं रिव्यूज़ दूँ तो आप किसी क्वेश्चन में ज़्यादा स्टकडअप मत होना और ज़्यादा टाइम स्पेंड मत करना। क्वेश्चन पिकिंग बहुत अच्छी रखना, क्योंकि पेपर आ रहा है मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट, ये आप मान के चलिए, ठीक है। मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट पेपर है, आपकी क्वेश्चन पिकिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपका ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे तो आपका पेपर वहीं बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो ये था मेरा रिव्यू आपका। आप मुझे बताना मुझे ये रिव्यू कैसा लगा। कमेंट सेक्शन में अपने अटेम्प्ट ज़रूर बताएं और बताइए आप लोगों का क्या आपका एक्सपेक्टेशन है। कट ऑफ के ऊपर भी मैं अगर मैं कोई ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा कट ऑफ कितनी जाएगी, क्योंकि कट ऑफ डिपेंड्स, हर एक शिफ्ट का अलग अलग आया। जैसे फोर्थ शिफ्ट हार्ड आई, ऐसे ही फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट बता रहे ईजी आई, तो फिर कट ऑफ उसी अकॉर्डिंग बनेगी, मतलब नॉर्मलाइजेशन प्ले करेगा रोल ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये इस पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा मैं। बट हाँ पेपर मेरे जैसे शिफ्ट 4 का जो था, जो हमारी शिफ्ट 4 का था वो पेपर, वो काफ़ी डिफिकल्ट साइड पे था। तो 10th और 11th के लिए भी जो एग्ज़ाम है अपकमिंग, उसमें आप लोग प्रिपेयर रहिए कि आपका पेपर मॉडरेट साइड पे ही रहेगा, ईजी की उम्मीद करके मत जाना, ठीक है। जैसे आरआरबी पीओ में आपको लग रहा था कि स्कोरिंग आएंगे क्वेश्चंस, बट स्कोरिंग जैसा नहीं था। आप काफ़ी एक्यूरेसी से करेंगे पेपर, कम अटेम्प्ट करेंगे तो शायद मैं मानता हूँ अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ओवरऑल लेवल अगर 55+ से लेकर 70+ तक, 70 अराउंड जिसने भी किया है, मतलब मेजॉरिटी लोग अगर कर रहे हैं तो वो मैं मानता हूँ अच्छा अटैम्प्ट है। 70+ भी अगर कोई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आप लोगों के जो भी अटैम्प्ट्स रहे मुझे बताना। ये रिव्यू आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और मैं जल्दी ही नई क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, मैं नए लेसन अपलोड करूँगा इंग्लिश के, रीजनिंग के, मैथ्स के, जितना मेरे से पॉसिबल होगा मैं आप लोगों को बेसिक से एडवांस सब कवर कराऊंगा, प्रीलिम्स मेंस दोनों के क्वेश्चंस। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और मैं आपसे जल्दी ही मिलता हूँ। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।